हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोचिंग ऑफ सक्सेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यानी फिजिक्स यानी भौतिकी, और भौतिकी में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे यानी गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा है किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आकर्षण करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्व बल किसे कहते हैं तो वो लिखा है नीचे से, यानी तथा इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो जाए। यानी अगर दो वस्तु के बीच आकर्षण बल लगता है तो पहला वस्तु या दूसरा वस्तु, दोनों वस्तु में से कोई एक वस्तु क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाए यानी अर्थ हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी दूसरा वस्तु पृथ्वी जो दूसरे वस्तु को आकर्षण करती है, अट्रैक्ट करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। तो गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, यही डिफरेंस है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, सिर्फ दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षण करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्व बल में क्या होता है, यानी दोनों वस्तु में से कोई एक वस्तु क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए। तब इस कंडीशन में हम लोग उसको गुरुत्व बल बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। तो ये ग्रेविटी फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच कुछ डिफरेंस था। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या। इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यानी न्यूटन्स का स्टेटमेंट क्या था, न्यूटन्स लॉ का यानी गुरुत्वाकर्षण नियम का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी 10th में भी, हर एक जगह आप लोग पढ़े होंगे जहाँ पे भी। तो सबसे पहला इसका स्टेटमेंट था न्यूटन्स का, सबसे पहला इसका स्टेटमेंट था यानी किन्हीं दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए m1 मास का कोई एक वस्तु है, दूसरा वस्तु क्या है, m2 मास का। यानी m1 मास का एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, और एक दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, स्मॉल r है। देखिए, और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है यानी बल जो है वो क्या है, F है। F से फोर्स को इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो देखिए न्यूटन के अनुसार था, यानी न्यूटन अगर ग्रेविटी लॉ के अनुसार देखिएगा तो न्यूटन का पहला नियम था यानी ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का, जो किन्हीं भी दो वस्तु पर लगने वाला बल उन दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए सबसे पहले किसके समानुपाती कौन होगा, इसका द्रव्यमान क्या है, पहला वस्तु का m1, इसका गुणनफल हो जाएगा, और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m2। तो ये पहले नियम के अनुसार यानी गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम हो गया, यानी F समानुपाती क्या, m1 इंटू m2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे यानी समीकरण 1। और इसका दूसरा नियम था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का, इसी में था तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो कौन समानुपाती होता है, तो फोर्स। तो F समानुपाती हो जाएगा यानी 1/r²। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से आप लोग लिखिएगा तो F समानुपाती हो जाएगा किसके, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m1 इंटू m2/r²। और आप लोग पढ़े होंगे कहीं पे भी, यानी कुछ भी अगर समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कौन आएगा, g, यानी F बराबर हो जाएगा g इंटू m1 इंटू m2/r²। तो देखिए यहाँ पे g एक कांस्टेंट आया है, इसका भी मतलब होता है, लिख देते हैं, जहाँ वेयर g बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटी
यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। देखिए जहाँ जी का एक वैल्यू है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक इसीलिए यूनिवर्सल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो जी का वैल्यू है ये हर एक जगह पे समान रहता है, इक्वल रहता है, कहीं पे घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ से F बराबर क्या आ गया हम लोगों का, यानी ग्रेविटी अगर फॉर्मूला बोलिएगा F बराबर, तो F बराबर क्या आ गया, G इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यानी इसका ये तो हो गया यानी इसका व्यंजक। उसके बाद इसके बाद आगे देखेंगे इसका SI यूनिट क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे क्या, SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होता है। तो देखिए इसका SI यूनिट अगर हम लोग देखेंगे किसका, जी का, तो F बराबर क्या आया था अभी हम लोगों का, F बराबर आ गया था G इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अगर जी का फॉर्मूला निकालिएगा आप लोग, जी बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। तो जी बराबर क्या हो गया, FR स्क्वायर बटे M1 इंटू M2, ये हो गया यानी ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए अगर इसका SI यूनिट आप लोग देखिएगा, यानी इसका SI यूनिट होता क्या है, कैसे निकलता है, तो वो भी बताएंगे। देखिए SI यूनिट इसका कैसे होता है। देखिए ये फोर्स है, F क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का क्या हो जाता है, हम लोग पहले भी देखे हैं, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और ये R क्या है, R है हम लोगों का रेडियस, यानी बीच की दूरी। तो दूरी को क्या, मीटर। अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या स्क्वायर देंगे। उसके बाद क्या है, बटे है, तो बटे का साइन दे दिया। उसके बाद M1 यानी M क्या है, मास है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। और ये भी M2 भी क्या है, एक द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को किस में फिर मापेंगे हम लोग, केजी में। तो इसका अगर SI यूनिट आप लोग देखिएगा यहाँ से, तो इसका SI यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, दो बार केजी इंटू केजी हुआ तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। इसीलिए इसका SI यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैसे आया SI यूनिट वो भी आप लोग देख लीजिए, कुछ नहीं किया। देखिए SI यूनिट कैसे आया, तो ये फोर्स है, पहला क्या है F, तो F फोर्स है। और फोर्स का क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन होता है। उसके बाद देखिए R है यानी रेडियस है, तो रेडियस का क्या होता है, मीटर। R पे स्क्वायर है तो मीटर पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बटे है तो बटे का साइन दिया। उसके बाद ये क्या है, M1 क्या है, मास है, यानी कोई वस्तु का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। और M2 भी क्या है, द्रव्यमान है, तो इसको भी केजी इंटू केजी हो जाएगा। तो ये जस्ट कुछ नहीं किया है, देखिए यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका SI यूनिट कैसे आया वो देखिए। तो अगर आप लोगों को कोई बोले यानी ग्रेविटी फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद इसका देखेंगे बीमीय सूत्र कैसे निकलता है। इसको रफ कर देते हैं, स्पेस नहीं है इसीलिए। तो देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बीमीय सूत्र कैसे आता है। तो देखिए इसका बीमीय सूत्र जो होता है यानी डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है यानी बीमीय सूत्र, हिंदी में भी लिख देते हैं इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र जो होता है वो होता भी क्या है और कैसे आता है वो भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखे थे यानी जी बराबर, अभी हम लोग क्या देखे, जी बराबर होता है FR स्क्वायर बटे M1 इंटू M2, यानी यहाँ से ही बीमीय सूत्र आएगा। तो देखिए जी बराबर क्या होता है, FR स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। तो देखिए सबसे पहले ये F क्या है, फोर्स है,
और फोर्स का जो होता है बीमीय सूत्र क्या होता है, फोर्स का होता है mlt पे पावर -2। क्या हो जाएगा, mlt पे पावर -2। और r क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस का नहीं होता है बीमीय सूत्र। उसके बाद देखिए रेडियस है ना, तो रेडियस का हो जाएगा, सॉरी लेंथ है, मीटर में मापते हैं हम लोग, तो मीटर का हो जाएगा लेंथ, और आर पे स्क्वायर है तो एल पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में है m1 इंटू m2, यानी m1 क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किस में, द्रव्यमान का होता है क्या, m मास इंटू m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हो जाएगा mlt पे पावर -2 इंटू एल पे पावर 2 बटे m स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये लिखेंगे उसके बाद देखिए ये नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, कट जाएगा तो बचा क्या, mlt पे पावर -2, सॉरी एक कट जाएगा ना, तो एक कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, m पे पावर -1, उसके बाद हो जाएगा l स्क्वायर वहाँ पे है, एक l यहाँ पे तो हो जाएगा l पे पावर 3 और t पे पावर -2 एक ही है, t पे पावर -2। तो देखिए इसका विमीय सूत्र आ गया m पे पावर, यानी ये कट जाएगा, 2m है, एक m कट जाएगा, एक m बचेगा, एक m ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसका हो गया, यानी m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2, ये विमीय सूत्र हो गया इसका। और विमीय सूत्र यहाँ से भी इसका दूसरा यानी CGS यूनिट निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ से भी आप लोग CGS यूनिट इसका निकाल सकते हैं, यानी इसका CGS यूनिट होता क्या है। तो देखिए ये मास है, तो मास को हम लोग किस में मापते हैं, kg पे पावर -1 हो जाएगा। और उसके बाद ये लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, मीटर, तो मीटर पे पावर क्यू। और ये टाइम है, तो टाइम को किस में मापते हैं हम लोग, सेकेंड में, सेकेंड पे पावर -2, यानी ये CGS यूनिट हो गया। और SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये विमीय सूत्र भी आ गया और SI यूनिट भी हम लोग देख लिए। और उसके बाद देखेंगे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, यानी ये तो कैपिटल G था, गुरुत्वीय त्वरण को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल g से। स्मॉल g के बारे में अब हम लोग देखेंगे, और इसका एक वैल्यू भी होता है कैपिटल G का, कैपिटल G का एक वैल्यू भी होता है। कैपिटल G का एक वैल्यू होता है 6.67 इंटू 3। ये अभी जब हम लोग बता रहे थे, यानी G जो होता है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इसका एक वैल्यू होता है 6.6734 इंटू 10 पे पावर -11। और इसका SI यूनिट जो होता है वो लिख देंगे। SI यूनिट का भी हम लोग बताए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो देखिए G का एक वैल्यू होता है, अभी हम लोग बता रहे थे, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये। G का एक वैल्यू होता है 6.6734 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेकिन बुक्स में क्या रहता है, 6.67 तक ही रहता है, 34 नहीं रहता है। तो देखिए ऐसा नहीं जो बोल दीजिएगा गलत है, गलत नहीं है, यानी किसी बुक में देखिएगा तो 6.67 इंटू 10 पे पावर 11 रहता है, 34 नहीं देता है, छोड़ देता है उसको पॉइंट का दो आगे भाग। तो इस G का वैल्यू हो जाता है 6.6734 इंटू 10 पे पावर -11। और इसका जो SI यूनिट है वो उसी में होता है हमेशा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यानी ये G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका हर एक जगह मान सेम ही होता है, कहीं पे बदलेगा नहीं, घटेगा नहीं, नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये स्मॉल g जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका वैल्यू पृथ्वी के यानी कंडीशन में बदलते रहता है। विषुवत रेखा पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है, ऊपर जाने पे नीचे जाने पे इसका मान घटता बढ़ता है। तो ये g अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यानी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो देखिए किसके बारे में, गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम लोग स्मॉल g से इंडिकेट सूचित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल g से। तो देखिए इसके बारे में देखेंगे, यानी
गुरुत्वाकर्षण बल के मान में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल में, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण, क्या, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में जो गुरुत्व बल उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में, किसी यानी वस्तु में जो गुरुत्वीय त्वरण, जो किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल में, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो देखिए साफ साफ है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण, यानी अगर किसी वस्तु के गुरुत्वीय बल के कारण उसके त्वरण में अगर कमी आएगी या वृद्धि होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और इसे फर्स्ट में ही हम लोग बता दिए थे किससे सूचित करते हैं, स्मॉल जी से, और कैपिटल जी से यूनिवर्सल कांस्टेंट को सूचित करते हैं। तो देखिए उसके बाद हम लोग इसका व्यंजक देखेंगे, इसका व्यंजक कैसे निकलता है। तो वो देखिए इसका व्यंजक सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई अर्थ है, यानी पृथ्वी है, क्या है, एक पृथ्वी है जिसपे m द्रव्यमान का कोई ग्रह है ऊपर में, और इसके बीच की दूरी यानी केंद्र के बीच की दूरी क्या है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, कैपिटल M है, और इसके बीच की दूरी क्या है, r है, कैपिटल R, और इसके यानी लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। तो देखिए इस कंडीशन में यानी इसका व्यंजक देखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी की द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, पृथ्वी के यानी ऊपर कोई एक ग्रह है जिसकी द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। इस दोनों के बीच की दूरी यानी ग्रह और पृथ्वी के केंद्र यानी इसका द्रव्यमान के बीच की दूरी क्या है, r है, कैपिटल R, और इस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल g है। तो इस कंडीशन में देखिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका व्यंजक आता कहाँ से है। तो देखिए इसका व्यंजक कहाँ से आता है वो हम लोग देखेंगे। फिगर तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका व्यंजक जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका व्यंजक। तो इसका व्यंजक जो है कैसे आता है वो देखिए। सबसे पहले आप लोग न्यूटन का दूसरा गति नियम पढ़े होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के दूसरे गति नियम से। तो देखिए न्यूटन का दूसरा गति नियम आप लोग पढ़े होंगे। वहाँ से बल बराबर क्या होता है, बराबर हो जाता है हम लोगों का क्या, mg। क्या होता है, mg। नहीं पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। देखिए तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या आ जाता है, बराबर क्या होता है, mg होता है। इसको पहला इक्वेशन बना दिया। और अभी आप लोग देखे थे यानी न्यूटन का यानी यूनिवर्सल जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, वो आ गया था क्या हम लोगों का, यानी g बराबर F बराबर mg स्क्वायर। और दूसरा अगर हम लोग फिर बात करेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि न्यूटन के न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से, हिंदी में लिख देते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तो अभी आप लोग देखे थे, क्या आया था, जी बराबर एफ बराबर आया था जी इंटू स्मॉल एम था m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, यही आया था ना। तो देखिए जी बराबर क्या आ गया था, एफ बराबर आया था जी इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, ये आ गया था। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी यहाँ से अगर देखिएगा इस पे अगर रखेंगे तो इस पे आ जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या 2 मान लेते हैं। तो देखिए तो लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान किस में 2 में रखने पे। तो समीकरण 1 का मान अगर 2 में रखिएगा तो देखिए क्या होगा। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखिएगा तो एफ बराबर क्या था mg, तो mg बराबर हो जाएगा mg बराबर g इंटू, और यहाँ पे देखिए स्मॉल पहला यानी पिंड जो है पहला m1, तो m1 की जगह पे क्या आएगा स्मॉल m आएगा। और दूसरा पिंड क्या था पृथ्वी था, तो पृथ्वी के बदले क्या आएगा कैपिटल M बट यहाँ पे देखिए रेडियस जो है r है, तो यहाँ पे रेडियस इस पृथ्वी का क्या है, हम लोग फिगर में माने थे कैपिटल R, तो कैपिटल R देंगे। और देखिए अगर कुछ कटेगा तो काट देंगे, क्या कटेगा एफ बराबर क्या था mg, तो mg यहाँ पे स्मॉल था, तो देखिए mg स्मॉल था तो ये m ये स्मॉल m, दोनों स्मॉल m कट गया, बचा क्या, तो g बराबर बच गया, बोल सकते हैं आप लोग g बराबर हो गया क्या gm बाय आर, क्या gm बाय आर। तो देखिए g बराबर बोल सकते हैं हम लोग gm बाय आर, सॉरी स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर हो जाएगा gm बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो मास पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है, वस्तु के आकार और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हम लोग m को वहाँ से लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी भी द्रव्यमान का अगर कोई भी पिंड किसी भी कितना भी द्रव्यमान का होगा तो उस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उस पर निर्भर ही नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जी बराबर क्या जी बटे आर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं जी बराबर जी बटे यानी कैपिटल जी बटे आर स्क्वायर। और देखिए एम लिखिए या लिख दीजिए उसका कोई फर्क नहीं है। और यहाँ से जी का जो वैल्यू होता है यानी स्मॉल जी का वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के सतह पर ये बदलते रहता है, लिख देते हैं यहाँ पे ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी के सतह पर जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए लिख दिया ऑन अर्थ सरफेस, यानी इसका स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है वो हमेशा यानी पृथ्वी के पोल पर या विषुवत रेखा पे या पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर उसका मान घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए लिख दिया ऑन अर्थ सरफेस। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद जो कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी पे से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो उसका भार जो होता है वो कमी वृद्धि क्यों हो जाता है, इसको हटा देते हैं। देखिए तो देखिए ये जो था हम लोग अब लिखे थे यानी जी का वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग देखे हैं जी मून का जो यानी पृथ्वी यानी चांद पे जो ग्रेविटी का जी स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये तो था जी ऑन अर्थ सरफेस। और अगर 9.8 बोला जाता है, लेकिन अगर जी अर्थ की बात करें हम लोग यानी पृथ्वी पर जी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, वैसे बुक में देखिएगा तो कहीं कहीं पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर रियल बोला जाए तो यानी पृथ्वी पर ग्रेविटी त्वरण का यानी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है।
और अगर यही जी की हम लोग मून पे बात करें, चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे हो जाता है 1.63, कितना 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोग जी अर्थ की बात करें, यानी पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कहीं कहीं पे बुक पे आपको हर एक जगह बुक में मिलेगा जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर अर्थ की बात करें हम लोग, पृथ्वी के सरफेस पे, सतह पे बात करें, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह पर कितना हो जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर जी मून की बात करें, चंद्रमा के सतह पर बात करें, तो चंद्रमा के सतह पर कितना हो जाता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस दोनों का आप लोग निकालिएगा जी मून बटे जी अर्थ, तो देखिए जी मून बटे अगर जी अर्थ का वैल्यू निकालिएगा, तो ये देखिए जी मून अगर जी अर्थ का जो वैल्यू निकालिएगा, तो जी मून का वैल्यू कितना है 1.63, ठीक, और जी अर्थ का वैल्यू कितना है 9.81। तो दोनों तो सेम में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए लिखे या ना लिखे। अगर इसको आप लोग काटिएगा तो आ जाता है कितना 1/6। इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं, यानी पृथ्वी पे से किसी भी वस्तु को अगर चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसका जो यानी ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो 1/6 गुने के बराबर हो जाता है। इसीलिए क्यों होता है तो देख लीजिए, क्योंकि जी अर्थ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी मून का जो वैल्यू होता है वो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जी मून बटे जी अर्थ निकालिएगा तो जी मून का वैल्यू हो जाता है कितना 1.63 और जी अर्थ का हो जाता है 9.81। अगर इस दोनों को काट के अगर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाता है 1/6, इसीलिए 1/6 गुना बोल सकते हैं आप लोग। इसीलिए बोला भी जाता है जो चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के सतह का 1/6 गुना होता है। यानी चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के सतह का, यानी पृथ्वी का जितना भी सतह का है उसका 1/6 भाग होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसको रफ कर देते थे, उसके बाद चलेंगे आगे, देखेंगे यानी जी का मान कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, कहाँ पे न्यूनतम, कहाँ पे अधिकतम होता है। तो देख लीजिए 1/6 कहाँ से आता है वो भी पता चल गया। तो देखिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक, लिख दिया। यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। और जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो वो पोल पे होता है। लिख देते हैं, जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। तो देखिए जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। और जी का मान अगर न्यूनतम की बात करें हम लोग, तो जी का मान न्यूनतम जो होता है वो कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे। कहाँ पे, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे होता है जी का मान न्यूनतम। तो देखिए अभी हम लोग देखिए यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन इससे पीछे हम लोग पढ़े थे यानी कैपिटल जी, जिसको हम लोग बोले थे यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो होता है कितना बताए थे हम लोग, इसका वैल्यू बताए थे 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका जो यानी कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो हर एक जगह सेम रहता है, कहीं पे घटता बढ़ता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है वो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या इसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और दूसरे कंडीशन की बात करें हम लोग, तो जी का अधिकतम मान जो होता है वो पृथ्वी के
पोल पर होता है यानी ध्रुव पर होता है, और अगर न्यूनतम की बात करें, कम की बात करें तो विषुवत रेखा पे। तो ऐसा कभी मत बोलिएगा जो कैपिटल जी का जो मान होता है वो कहीं पे घट जाता है, कहीं पे बढ़ जाता है। घटता कौन है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। एक कंडीशन और होता है, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए, ये तो हम लोग देखे थे विषुवत रेखा पे, पोल पे और ऊपर या नीचे जाने पर। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति यानी घूमने की गति जो होता है, रोटेशन मोशन जो होता है, बढ़ जाए तो वो जी क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाए तो जी का मान बढ़ जाता है। अपोजिट होता है दोनों। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी प्लायन वेग के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में, इसी से रिलेटिव है इसीलिए। एस्केप वेलोसिटी होता है, हिंदी इसका होता है पलायन वेग। देखिए, पलायन वर्ड का ही अर्थ है यानी पलायन कर जाना, छोड़ जाना। क्या होता है? पलायन का यानी छोड़ जाना, बाहर जाना, जो भी पलायन वेग। तो देखिए, पलायन वेग का डिफिनेशन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी वह मिनिमम वेग जिससे किसी वस्तु को, लिख देते हैं, वह मिनिमम यानी न्यूनतम, वह मिनिमम वेग जिससे किसी वस्तु को, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर दिशा की ओर यानी उधर की दिशा की ओर, ऊपर दिशा की ओर फेंका जाए, ऊपर दिशा की ओर फेंका जाए और वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट कर ना आए, पुनः पृथ्वी पर लौट कर ना आए, तो इसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए, यानी पलायन वेग, पलायन का मतलब ही होता है छोड़ जाना, यानी अपनी कक्षा को छोड़ जाकर बाहर चले जाना। तो देखिए वह मिनिमम वेग यानी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को उधर की दिशा यानी ऊपर की दिशा की ओर अगर फेंका जाए और वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट कर ना आए, यानी पृथ्वी पर लौट कर ना आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए, वह मिनिमम वेग जिससे किसी वस्तु को उधर की दिशा यानी ऊपर की दिशा की ओर अगर फेंका जाए तो वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट कर ना आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग। और इसका पलायन वेग का वैल्यू होता है पृथ्वी के लिए अलग होता है और मून के लिए अलग होता है। तो वो भी देखेंगे हम लोग कैसे निकलता है पलायन वेग। तो देखिए, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें और पलायन वेग जो होता है उसको हम लोग VE से इंडिकेट करते हैं। क्या? VE से। तो VE बराबर होता है क्या? √2GR। क्या होता है? √2GR। यही इसका फॉर्मूला होता है यानी पलायन वेग का। अगर पलायन वेग की फॉर्मूला की बात करें तो VE बराबर हो जाता है √2GR। तो देखिए, अगर हम लोग अब देखेंगे यानी पलायन वेग निकलता कैसे है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अर्थ की, तो पृथ्वी की, तो सबसे पहले तो ऊपर हम लोग को रफ करना पड़ेगा। रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, अगर पलायन वेग की बात करें हम लोग यानी पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना हो जाता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए। तो ये कोई न्यूनतम वेग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। इस ज़्यादा वेग से अगर आप लोग किसी वस्तु को यानी किसी को भी बाहर ऊपर की दिशा की ओर फेंक दीजिएगा तो वो कभी भी पृथ्वी के पर लौट कर नहीं आएगा, ऊपर ही घूमते रह जाएगा। तो देखिए, अगर अर्थ की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन
ऑन अर्थ। अर्थ की बात करें तो अभी हम लोग बताए कितना होता है अर्थ के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वस्तु को कितना जाना चाहिए 11.2 किलोमीटर। तो देखिए और कैसे निकला वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे, यानी v बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर क्या होता है 2gr, क्या होता है v बराबर रूट अंडर 2gr। और देखिए यहाँ r जो है वो रेडियस है और g का तो वैल्यू पता ही है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए किसके लिए निकाल रहे हैं, तो अर्थ के लिए। तो पृथ्वी का रेडियस पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ देखिएगा अगर पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो हम लोग तो 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर, कितना है 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर, ये पृथ्वी की रेडियस है। तो देखिए रेडियस है और जी का वैल्यू हम लोगों को पता ही है कितना, यहाँ पे लिख देते हैं एंड जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जी का वैल्यू भी पता है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v बराबर रूट अंडर 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 9.8 और r का वैल्यू कितना हो गया 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर। तो देखिए ये पूरे पे रूट अंडर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 98 दूनी कितना हो गया 100 कितना 96, अब पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 19.6। ठीक, उसके बाद जैसे है वैसे लिख दीजिए 6.4 इंटू 10 पे पावर 6। ठीक, तो देखिए यहाँ से एक जीरो, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो कितना जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिए तो बचा कितना 2 जीरो कट गया तो बचा यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4। तो अब देखिए अगर इसका सॉल्व कीजिएगा तो हो गया इसका, यानी पॉइंट तो हट गया क्योंकि जीरो उड़ा दिए हैं, तो 196 गुना 64 गुना 10 पे पावर 4। अगर इसका वर्ग निकालिएगा तो 196 किसका हो जाता है वर्गमूल, तो 196 हो जाता है 14 का 196, हाँ 14 का हो जाता है 196 वर्ग, और 64 किसका 8 का, और 10 पे पावर 4 है, यानी 4 जीरो है तो बचेगा कितना 10 पे पावर 2। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ऊपर लिख देते हैं, देखिए इसको भी ऊपर लिख देते हैं। देखिए तो देखिए अगर ये था कितना 9.6 इंटू 6.4 इंटू 10 पे पावर 6, अभी काटे नहीं है 6 ही होगा। तो देखिए अगर इसको ऊपर आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पे 2 था ना, ये भी होगा। तो देखिए अगर आप लोग फिर से सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो गया 98 दूनी 96, और एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव के बाद एक अंक दे देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे का तैसे 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर। अब देखिए स्पेस नहीं है तो इधर हम लोग कर लेते हैं, रूट अंडर पूरे पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96 दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 1 1 2, तो 2 जीरो यहाँ से काट देंगे तो बचेगा कितना 4। तो इसको पॉइंट हट गया तो लिख सकते हैं 196 गुना 64 ठीक गुना 10 पे पावर 4। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 96 हो गया किसका 14 का वर्ग, और 64 का हो जाता है 8, और अगर 10 पे पावर 4 है तो हो जाएगा 10 पे पावर 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 8 72 से, यानी 112 10 पे पावर 2। अगर फिर इसको भी सॉल्व आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये तो मीटर में था, मीटर में आया था ना, यहाँ पे मीटर था। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है क्योंकि
प्लान वेग कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 2 जीरो यहाँ पे, और किलोमीटर में कितना जीरो होता है 3 जीरो, तो इसीलिए आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए प्लान वेग कैसे आता है वो भी देख लिया। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कैसे आया वो भी पता चल गया, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है √2 GR। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आया, यानी ये पृथ्वी के लिए, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से, ठीक ना, 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वस्तु कभी भी फिर पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। इसका हर एक जगह अलग अलग वैल्यू होता है। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा पे इसका वैल्यू कितना होता है। ये तो था पृथ्वी के लिए, यानी पृथ्वी के सतह से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से फेंक दिया जाए तो वो वस्तु कभी ऊपर ही रह जाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, जो अगर इस वस्तु से फेंका जाए तो वो पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड से बाहर चले जाती है, जिसके कारण उस वस्तु पे ग्रेविटी फोर्स जो होता है नहीं लगता है, और इसीलिए वस्तु वो ऊपर ही रह जाती है। अब हम लोग देखेंगे मून के बारे में, यानी चंद्रमा पे प्लान वेग कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने के लिए इसका हम लोग को मून का क्या रहना चाहिए, रेडियस रहना चाहिए, क्योंकि v बराबर होता है √2 GR, सॉरी रेडियस। तो रेडियस ऑफ, अगर मून की बात करें हम लोग, रेडियस ऑफ मून यानी चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें तो चंद्रमा की त्रिज्या हो जाता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। कितना 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाता है मून का रेडियस, यानी चंद्रमा का रेडियस। और पृथ्वी का भी जस्ट रेडियस देखे थे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो देखिए प्लान वेग का फॉर्मूला फिर हम लिख रहे हैं, v बराबर क्या हो जाता है √2 GR। तो देखिए r जो होगा यहाँ पे क्या होगा मून का त्रिज्या, और g तो पता ही है 9.8। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं ऊपर में ही, 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 9.8 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक, अगर फिर इसको सॉल्व कीजिएगा और जी का वैल्यू था ना, तो चंद्रमा के बारे में निकाल रहे हैं ना, तो चंद्रमा पे जो होता है वो जी का वैल्यू अभी हम लोग बताए थे, जी मून का वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू अगर चंद्रमा पे बोला जाए तो 1.63 होता है। 1 कितना होता है 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पृथ्वी के लिए फिर से हो रहा था इसीलिए। तो पृथ्वी पे जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और चंद्रमा पे कितना होता है ग्रेविटी त्वरण का यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1.63। ठीक, क्योंकि जी का वैल्यू जो है चंद्रमा पे निकाल रहे हैं हम लोग, इसीलिए मून पे। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा कितना, सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करके आ जाता है 2.73। कितना, सबको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.73 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 जीरो और यहाँ पे कितना 3 जीरो चले जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो इसीलिए डायरेक्ट किलोमीटर पर सेकेंड पे लिख सकते हैं। किलोमीटर पर सेकेंड में कितना 3 जीरो, इसीलिए आ जाता है 2.73 किलोमीटर पर सेकेंड। यह जो 2.73 किलोमीटर पर सेकेंड आया यह चंद्रमा पे से वैल्यू है। अगर चंद्रमा पे से किसी वस्तु को यानी 2.73 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से फेंक दीजिएगा तो वो कभी भी फिर वापस नहीं आएगा लौट कर। और अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे से ज़्यादा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो था भी ऑन क्या मून, यानी मून पर प्लान वेग का मान, और अभी हम लोग निकाले थे भी ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर प्लान वेग का मान कितना आया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका दोनों यानी पृथ्वी पे अलग होता है, चंद्रमा पे अलग होता है।
तो क्या होता है देखिए अब, तो मून का सतह पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण क्या होता है, कम होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, यानी वायुमंडल नहीं होता है। पहला एक रीजन है जो चांद पे वायुमंडल यानी चंद्रमा पे वायुमंडल क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पलायन वेग का मान बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो यानी ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी वाला वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे एक चैनल का आइकन दिख रहा होगा, चैनल प्लेलिस्ट बटन, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आप लोग आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।